आप सबों का नवादा ज़िला की ओर से स्वागत करता हूं। मैं जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन, नवादा ज़िला। मैं नवादा ज़िला के बारे में कृषि से संबंधित कुछ विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। नवादा ज़िला खरीफ के मौसम में सामान्य वर्षापात से कम वर्षापात होने के कारण जुलाई माह के अंतिम तक वर्षापात का डेविएशन लगभग -41% रहा है, जिस कारण से यहाँ सुखाड़ जैसी स्थिति बनी है और उसके सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में सबसे पहले डीजल अनुदान का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन नवादा ज़िला में डीजल पंप सेट नहीं के बराबर ही उपयोग में लाया जाता है। उसका कारण है कि यहाँ पर पानी का लेयर नीचे है। खास करके अभी जून जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पर वाटर टेबल रिचार्ज का भी समस्या है कि बरसात जब कम होती है तो अंडरग्राउंड में पानी की उपलब्धता कम होती है, तो पानी का लेयर नीचे रहने के कारण यहाँ पर जो है डीजल पंप सेट काम नहीं करता है। और यहाँ से मुख्यतः 100% किसान जो है वो बिजली के द्वारा समरसिबल से खेतों का सिंचाई करते हैं। अतः यहाँ के किसानों को डीजल पंप सेट नहीं चलने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावे भी सरकार के द्वारा अन्य योजनाओं में जैसे बीज वितरण, आकस्मिक फसल के तहत बीज वितरण किया जाना है, जिसमें कि हम लोगों को अभी मक्का का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस ज़िले को 560 क्विंटल लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावे अन्य फसल का भी हम लोगों से यहाँ पर डिमांड हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ के किसानों को जो खाली ज़मीन बचेगा धान और अन्य फसल के आच्छादन के बाद उसमें आकस्मिक फसल लगाने हेतु हम लोग मक्का के अलावे भी अन्य फसल का यहाँ से डिमांड किए हैं, जिसमें कि मुख्यतः आगात सरसों है, कुल्थी है, उसके बाद जो है मटर भी यहाँ पर जो है कुछ जगह लगाया जाता है। मक्का का तो हम लोगों को लक्ष्य प्राप्त हो ही चुका है। कुछ पार्ट में मिलेट्स भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हमारा 4th रोड मैप में मोटे अनाज को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, तो उसके तहत भी हम लोग यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। और हमारा जो है ज़िले का टोटल जो है खरीफ के मौसम में आच्छादन का हमारा टोटल रकबा जो है 94,000 हेक्टेयर के लगभग है, जिसमें कि 84,366.68 हेक्टेयर जो है वो धान फसल का है। और उसके अगेंस्ट में हमारा आज तक 15,957 हेक्टेयर में धान लग चुका है, जो कि 19% के लगभग है। और धान की रोपनी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, चूँकि इधर कुछ दिनों से बरसात की स्थिति ठीक चल रही है, जिस कारण कि हमारे किसान बंधु धान का कवरेज बढ़ा रहे हैं और लगातार वो जो है धान का ट्रांसप्लांटिंग करवा रहे हैं। अन्य फसल में भी हमारा जो है कवरेज बढ़ रहा है। मक्का का यहाँ पर जो है 3,819 हेक्टेयर हमारा लक्ष्य है कवरेज का, जिसके अगेंस्ट में 2,558 हेक्टेयर लग चुका है, जो कि 62% के लगभग है। और अदर क्रॉप धान और मक्का के अलावे अन्य फसल में हमारा जो है
10,864 हेक्टेयर का लक्ष्य है, जिसमें हमको 5,028 हेक्टेयर जो है लगभग लग चुका है, जो कि 50% के लगभग है। और डीजल से पटवन की स्थिति में अच्छी नहीं है, चूँकि इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। डीजल का एप्लीकेशन 251 आया, जिसमें 158 जो है वेरीफाइड हो गया है। हमारे पदाधिकारी और कर्मी इसको जो है जांच कर चुके हैं, जिसमें कि मात्र एक जगह पंप सेट से पटवन करने की स्थिति में उनको जो है दिया गया, इसका लाभ दिया गया है। और इस बार मक्का फसल का जो 560 क्विंटल का हमको लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिले के लिए, उसको क्लस्टर में वैसे जगह पर जहां पर कि सबसे कम आच्छादन हुआ है, वैसे ही पंचायत और गांव का चयन किया जा रहा है। वैसे ही जगह पर हमको लगवाना है जहां पर कि ज़्यादा ज़मीन खाली है। धान और मक्का अन्य फसल लगने के बाद जो ज़मीन बच रही है, वैसे फसल में हम लोग प्राथमिकता देकर वहाँ पर चाहेंगे कि 100% हम लोग इस टारगेट को पूरा करें, ताकि किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावे हमारा जो है इस 2 के अलावे जो है GR का भी प्रावधान रहता है, जिसका कि अभी सर्वे का काम चल रहा है। और उसमें जो है मेनली उसका जो है ये कवरेज और वर्षापात के आधार पर ही जो है उसका भी ये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस तरह से किसान को विभिन्न तरह का लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है। किसान भाइयों को हमारे नवादा जिला में काफ़ी किसान बंधु जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसमें भी काफ़ी किसान लाभान्वित हुए हैं, और हम लोग अपने स्तर से तत्पर रहते हुए उनके भी जो है लाभार्थी को लाभ देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावे यहाँ पर ज़िले में अभी जो है हम लोगों को मिट्टी जांच का भी लक्ष्य प्राप्त है। 5,000 के लगभग टारगेट का खरीफ मौसम का है, जिसमें कि हम लोग 50% के लगभग सैंपल जो है कलेक्शन हो चुका है, और उसका जांच की जा रही है लेबोरेटरी में। यहाँ जिला स्तर पर एक हमारा जो है मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, वहाँ पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निदेशक मिट्टी जांच प्रयोगशाला में पदस्थापित हैं, और उनके नीचे एक पदाधिकारी और कई कर्मी हैं जो कि इस कार्य का संपादन कर रहे हैं। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। किसान भाइयों से आग्रह है कि आप लोग अपने मिट्टी का जांच अवश्य करवाएं। अगर आपके मिट्टी का जांच नहीं हुआ तो अवश्य करवाएं, क्योंकि आपका जब मिट्टी जांच हो जाता है तो उसके पश्चात आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है। सॉइल हेल्थ कार्ड से इस बात का पता चल पाता है कि आपके खेत में किस तत्व की कमी है, तो आप उसी तत्व को डालते हैं। और चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि किसान अनभिज्ञतावश काफ़ी जो है रासायनिक खाद और कीटनाशी का प्रयोग खेत में कर रहे हैं, जिससे कि हमारा मिट्टी तो प्रदूषित हो ही रहा है, इसके साथ साथ पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और उसका बुरा असर हमारे समाज पर पड़ता है। सभी जितने भी जीव जंतु हैं, मानव के अलावे सभी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप ज़रूर से मिट्टी का जांच करवाएं और सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर और उसके अनुरूप ही प्रयोग करें। क्योंकि कई फसल में ऐसा देखा गया है कि किसान बंधु के द्वारा जितनी ज़रूरत है 2 गुना 3 गुना उर्वरक वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण कि यहाँ पर उर्वरक की होड़ लगी रहती है, और लोगों को लगता है कि हम जितना उर्वरक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक प्रयोग करेंगे, हमको उपज उतना ज़्यादा मिलेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, और उस लिमिटेशन से ज़्यादा आप जाते हैं तो उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो
इस तरह से एक तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और उसका लाभ हमारे फसल पर पॉजिटिव नहीं पड़ता है, यानी कि उसको पॉजिटिव के बदले क्या होता है कि उसका उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उससे कहीं न कहीं हमको एक तरफ आर्थिक क्षति तो हो ही रही है, दूसरी क्षति हमारा क्या हो रहा है कि उपज का भी ह्रास ही होता है उसमें, और जो हमारा हेल्थ हजार्ड हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो तो है ही। तो इस तरह से आप उसको ध्यानपूर्वक मिट्टी का जांच करवा के और जो आवश्यकता है, जिस तत्व की कमी है उस अनुरूप आप लोग उसका प्रयोग करें उर्वरक का। और ज़िले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है, हम लोग पूर्व से अच्छी तैयारी करके रखे हैं। हमारे ज़िले में लगभग अभी 7,500 MT के लगभग यूरिया है, 1,500 MT के लगभग DAP है और अन्य उर्वरक भी लगभग सभी मिलाकर 1,500 MT के लगभग 1,500 MT के लगभग है, यानी कि हमारे पास पर्याप्त है। और हम लोग लगातार सभी जगह जो है इसका निरीक्षण भी हम लोग खुद भी करते हैं और जिला स्तर पर छापामारी दल जो है गठित किया हुआ जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग छापामारी करवा रहे हैं। जहां पर अनियमितता मिलती है उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, लाइसेंस रद्द करते हैं। ज़रूरत होती है तो जहां पर ज़्यादा अनियमितता होती है तो वहां पर हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज करवाते हैं। तो इस तरह से हमारा उर्वरक में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी लागू हो रही है। कहीं से कोई अभी हम लोगों को इस तरह की सूचना नहीं मिल रही है कि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में सब जगह है, कमी की सूचना कहीं से नहीं मिल रही है। और हम लोग लगातार उसके पॉस मशीन का भी जो है जांच अपने प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और कृषि समन्वयक, जो कि उनको भी पिछले साल जो है उनको कृषि निरीक्षक का दर्जा दे दिया गया है। इससे हम लोगों को और सहूलियत हो रही है, पंचायत स्तर पर हम लोग जांच करवाने में सक्षम हो गए हैं। और हमारे यहाँ जिला कृषि पदाधिकारी के अलावे सहायक निदेशक उद्यान है, जो कि बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से जितनी भी उद्यान से संबंधित योजनाएं हैं उनका वो निष्पादन करवा रहे हैं, कृषकों को लाभ दिलवा रहे हैं। उसमें भी उद्यान में काफ़ी योजनाएं चल रही है। कुछ मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। जैसे वहां पर जो है एरिया एक्सपेंशन का चल रहा है। एरिया एक्सपेंशन मीन्स उसमें नए पौधे को लगाना है। वो आम जो है, आम, कटहल, बेर, उसके बाद जामुन, इस तरह के पौधे वो लगवा रहे हैं। वहाँ जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है माइक्रो इरिगेशन के तहत स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो है सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हम सब जानते हैं कि माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो का मतलब होता है काफ़ी कम मात्रा में, यानी कि वो पानी का कम मात्रा दे के और जिससे कि उसका पानी का जो है दुरुपयोग नहीं हो, वो सिर्फ पौधा ही उसका यूज कर सके। कई तरह से सिंचाई में हम लोग जब ओपन सिंचाई करते हैं नाला के थ्रू, तो जानते हैं कि बहुत सारा पानी जो है उसमें से वाष्प बनकर उड़ जाता है, कुछ जो है नीचे चला जाता है, ज़मीन के अंदर डिप्लीट कर जाता है। तो कई तरह से पानी हमारा जो है वहाँ पर वेस्टेज होता है। तो ये सारी चीज़ें का बचाव उसमें होता है माइक्रो इरिगेशन में। उसमें पाइप सिस्टम के थ्रू जो है पानी को दूर तक ले जाया जाता है। उसमें फिर दो भाग में बांटा गया है, एक माइक्रो इरिगेशन को, एक जो है स्प्रिंकलर से वो जो छिड़काव विधि से पानी को खेत में पौधा तक पहुंचाते हैं। दूसरा है ड्रिप, जो कि पौधे के जड़ में बूंद बूंद करके जाता है, ड्रॉप से ड्रिप बना है, बूंद बूंद करके पानी उसमें जाता है और इस जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारा जो है जिले में जो टारगेट मिलता है 100% उसका यहाँ पर जो है किसानों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उपलब्धि यहाँ पर 100% होती है। किसान के द्वारा काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है उसमें। उसके अलावे यहाँ पर हमारे बहुत सारे किसान जो हैं अपना मशरूम का उत्पादन करके, जिसमें कि बहुत कम लागत से मशरूम का उत्पादन हो जाता है,
तो वैसे भी हमारे कृषक हैं जो मशरूम उत्पादन करके स्वयं भी उसका खाने में प्रयोग कर रहे हैं और नज़दीक के मार्केट में भी बेचकर कुछ अपना जीविकोपार्जन हेतु जो है आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उद्यान से सब्जी का पौधा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे काफ़ी कृषक बंधु सब्जी और फल का पपीता का खेती कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी किसानों का जो है आय बढ़ रहा है। इस तरह से फिर केला की खेती जो है G9 केला का पौधा उपलब्ध करवाया जा रहा है उद्यान के द्वारा, तो उससे भी लोग G9 केला टिश्यू कल्चर से तैयार होता है, उसका भी किसान जो है यहाँ पर उत्पादन करके अपने आय की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज़िले में जो है बीजोत्पादन का भी काम हो रहा है, जो कृषक बंधु को योजना में बीज उपलब्ध करवाया जाता है BRBN के माध्यम से। तो हमारे ज़िले में 11 जो है बीजोत्पादन हेतु सरकारी प्रक्षेत्र है, जिसमें कि एक जिला स्तरीय प्रक्षेत्र है और 10 जो है 2 अनुमंडल यहाँ है। दोनों अनुमंडल में 5-5 बीज गुणन प्रक्षेत्र है, जो कि राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र है, और उसका जो है संचालन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे दोनों अनुमंडल में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कार्यरत हैं और उनके द्वारा उसका वहाँ पर प्रक्षेत्र प्रभारी के द्वारा जो है बीज उत्पादन का काम भी अच्छे तरीके से किया जा रहा है और बीज उत्पादन करके BRBN के माध्यम से किसानों को उसका भी लाभ पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पौधा संरक्षण सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के द्वारा जो है कीटनाशी जो है किसानों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, उसका उनके द्वारा सभी जगह जो है विक्रेताओं का जांच करके और सैंपल लेकर उसका भी लेबोरेटरी से जांच करवा के, ताकि किसानों को अच्छी सामग्री मिल सके, उनके द्वारा भी कार्य का संपादन किया जा रहा है। बराबर उनके द्वारा जो है क्षेत्र में भ्रमण करके अगर कहीं अनियमितता मिलती है तो कीटनाशी दुकानदार पर भी जो है अनियमितता की स्थिति में लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसको अच्छे डुप्लीकेशन नहीं हो, सामान अच्छी मिले कृषक भाइयों को, उसके लिए सैंपल जो लक्ष्य प्राप्त होता है कम से कम लक्ष्य ज़रूर हम लोगों का रहता है कि हम लोग उसको लक्ष्य को जो है उपलब्धि प्राप्त करके और उसका किसान भाइयों को सही तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे ज़िले में कृषि यांत्रिकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ पर हमारे ज़िला में एक कृषि असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण भी पदस्थापित हैं। हमारा जो है कृषि यांत्रिकरण के क्षेत्र में 80 से ज़्यादा तरह का यंत्र जो है किसान भाइयों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कि बड़े यंत्र से लेकर छोटे यंत्र तक कृषक भाइयों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसमें अभी एक पराली की जलाने की समस्या आ रही है। पराली एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस कारण कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बहुत सारे यंत्र लाया गया है, जो कि स्ट्रॉ रीपर है या फिर जीरो टिलेज मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पराली जलाने से किसानों को बचने के लिए उनको हम लोग इस तरह का यंत्र उपलब्ध करवा रहे हैं, जो स्ट्रॉ कंबाइन हार्वेस्टर चलने के बाद जो स्ट्रॉ बच जाता है तो उसी में वो आग लगाते हैं। अगर उस स्ट्रॉ का मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाए तो किसान भाइयों को उस स्ट्रॉ का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है और
ये जो है दुष्प्रभाव जो पर्यावरण पर पड़ रहा है उससे भी हम लोग बच सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह का यंत्र है जो कि अभी हम लोगों को किसानों को जो है कम समय में ज़्यादा काम भी हो जाता है, और इस तरह का कहीं पर कोई जो पराली जैसा चीज़ जो कि मिसयूज हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसका भी हम लोग मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर जीरो टिलेज के द्वारा भी काफ़ी किसान जो है जीरो टिलेज मशीन लेकर उसका भी सदुपयोग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ प्रगतिशील किसान हैं जो कि जीरो टिलेज मशीन का प्रयोग करते हुए और उसका लाभ ले रहे हैं। सरकार के द्वारा सभी यंत्रों पर 25% या उससे अधिक जो है उसका सब्सिडी जो है अनुदान पर उपलब्ध है सभी यंत्र। तो हमारे कृषक बंधु उसका भी लाभ ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग खरीफ में विभिन्न तरह का बीज किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पर मुख्यतः 2 तरह का बीज जो है, एक 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम। 10 वर्ष से अधिक मतलब उस बीज का जो रिसर्च जो हुआ उसका जो फील्ड में ट्रायल के बाद जो फाइनली जो लाया जाता है उसकी अवधि पर इसको बांटा गया है। जो पुरानी 10 साल से अधिक समय का डेवलप किया हुआ बीज है तो उसी को कैटेगरी उसी अनुसार बांटा गया है, यानी 10 साल के अंदर वो बीज तैयार हुआ है, नई बीज तैयार होके आया है, या फिर 10 साल से पुरानी है। तो दोनों कैटेगरी में हम लोग किसानों को बीज उपलब्ध करवाते हैं, जो कि हमारे जिला के कृषक बंधु के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार वो बीज प्राप्त कर पाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। उसके अलावे कुछ हम लोग हाइब्रिड सीड भी किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाते हैं। हाइब्रिड सीड की विशेषता हमारे किसान बंधु जानते हैं कि उसका उपज अधिक होता है, लेकिन उसमें एक डिमेरिट है कि हाइब्रिड बीज को हम प्रत्येक साल यूज नहीं, अन्य वर्ष उसको बीज के रूप में यूज नहीं कर सकते। यानी एक ही बार आप जिस साल आप खरीद के लगाते हैं बस उसी बार उसका प्रयोग होता है और उसको अनाज के रूप में हम लोग यूज करते हैं, खाने के ये में उस अनाज को करते हैं। उसका सीड तैयार फिर सीड दूसरे वर्ष के लिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो हमारे कृषक बंधु जिनको कि बेच के आय लेना है तो वैसे किसान उसका जो है हाइब्रिड लगाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारे किसान बंधु बीज से भी लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद सीएम सीड भी हम लोग उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। सीड के अलावे उर्वरक के विषय में मैंने थोड़ा चर्चा किया ही था। उर्वरक का कहीं से दिक्कत नहीं है हमारे ज़िला में। 15,000 MT के लगभग हमारा टारगेट है, जिसमें लगभग 70% के लगभग हम लोग को उपलब्धता पिछले वर्ष का जो बचा हुआ उर्वरक था उसको जोड़कर लगभग 70% उपलब्धता हम लोगों के ज़िले में हो चुकी है और कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसान बंधु से कहेंगे कि उर्वरक का आप जो है मिट्टी जांच करवा कर ही उसका उर्वरक का लाभ लें। और कीटनाशी भी इसके बाद रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद का भी किसान बंधु प्रयोग करें। रासायनिक खाद की मात्रा को कम करके जैविक खाद में भी जाएं। हम किसान बंधु से यह भी आग्रह करेंगे कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 जानवर भी आप पालिए, जिसके गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करें। सरकार के द्वारा वर्मी पीट बनाने की भी योजना चलती है, उसका भी लाभ लें। अगर योजना से नहीं मिल पाता स्वयं भी आप बनवा सकते हैं और उस वर्मी कंपोस्ट को यूज करें। वो एक चमत्कारिक
आपको जो है लाभ दिखाएगा अगर आप अपने खेत में उसका प्रयोग करते हैं। तो खास करके हमारे ज़िले में जो सब्जी उत्पादक हैं वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट अच्छा खासा मैं देखा हूँ कि उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। आज के समय में जैविक उत्पाद का एक अलग ही महत्व होता जा रहा है। तो हम लोगों को, सभी किसान बंधु को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खाद हो या कीटनाशी हो उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। जब आप उसको जहां उपलब्ध करवाते हैं, आप स्वयं खाते हैं या फिर बाज़ार में देते हैं, तो जितने लोग खाते हैं सब पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हम लोग विभिन्न तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण रासायनिक प्रयोग और हमारा वातावरण का प्रदूषित होना है। तो हम लोग को जैविक पर भी सोचना चाहिए। सरकार के द्वारा भी जैविक योजनाएं चलाई जा रही है। जैविक कॉरिडोर भी बनाया गया है। उसके तहत जो है किसान बंधु को ऐसे जिला जहां पर जैविक कॉरिडोर योजना का लाभ मिल रहा है वहां पर हमारे कृषक बंधु उससे भी लाभान्वित हो रहे हैं। और हम इसके अलावे मैं किसान भाइयों से एक चीज़ के लिए विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर काम करें। अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है या उससे ज़्यादा है, 1 एकड़ में भी हो सकता है, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसको कि समन्वित कृषि प्रणाली बोलते हैं, इस ज़िले में मैं कुछ किसान को हम लोगों ने सहयोग करके उनको मैं शुरू करवाया हूं और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। चूँकि उनका आय जो है 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। वो एक पोखर खुदवाए हैं, पोखर पर डेयरी फार्म रखे हैं, मुर्गी फार्म चला रहे हैं और गोबर से वर्मी पीट तैयार करके उसके द्वारा वर्मी कंपोस्ट भी ये कर रहे हैं और उसी वर्मी कंपोस्ट से वो जैविक उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका कई तरह से आय हो रहा है। सब्जी की खेती भी कर रहे हैं तो उनको गाय से दूध भी मिल जा रहा है। गाय के गोबर से वो जो है जैविक उर्वरक बना रहे हैं और उसके बाद उसको फिर अपने खेत में, सब्जी में या जो अनाज की खेती हो रही है उसमें, धान गेहूँ मक्का, उसमें भी प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको एक तो जो है अच्छा चीज़ खाने के लिए मिल रहा है, जैविक उत्पाद मिल रहा है। इसके अलावे उनके उत्पाद का बाज़ार में, मार्केट में अच्छी कीमत भी मिलती है। और यहाँ पर हमारे एक किसान हैं श्री रोशन कुमार, जो कि कजिया में 100 गाय का पालन कर रहे हैं और उनका फार्म मैकेनाइज्ड है। दूध जो है मशीन के द्वारा मिल्चिंग किया जाता है, चिलिंग प्लांट भी है उनके पास। तो इस तरह से किसान जो है धीरे धीरे हमारे किसान बंधु अपने फार्मिंग को व्यवसाय की ओर ले जा रहे हैं और वैसी स्थिति में उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी इस ओर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से जो हमारे कुछ कृषक बंधु इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं या फिर पपीते के खेती 20 एकड़ 25 एकड़ में कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत कम किसान हमारे ज़िला में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आत्मा हमारा जो है ज़िले में आत्मा के द्वारा जो है ट्रेनिंग का काम, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद एक्सपोजर विजिट है। तो मुख्यतः हम लोग एक्सपोजर विजिट में दूसरे ज़िला में और राज्य से बाहर भी कृषक बंधुओं का ग्रुप तैयार करके और बाहर भेजते हैं देखने के लिए कि जिनको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, डेयरी करना है, उसका ग्रुप बना के हम लोग फार्मर का, या फिर मछली पालन में इंटरेस्ट है तो उसका ग्रुप तैयार करते हैं। और इस तरह से जो हम लोग विभिन्न जगह जो उसका टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट इंडिया में है, जैसे दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा करनाल में है, तो वहाँ पर हम लोग भेजते हैं, करनाल भेजते हैं। या फिर हमारा जो है मैकेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसान, तो उनको हम लोग भोपाल भेजते हैं। तो इस तरह से जो टॉप लेवल का इंडिया में इंस्टीट्यूट है, हम लोग किसान का ग्रुप तैयार करके और सरकार के द्वारा उनको
जो है ले जाने का, लाने का, खाने का सारा चीज़ जो है सरकार की ओर से दिया जाता है। वैसे कृषकों का ग्रुप बनाकर हम लोग भेज के और अपने ज़िला में उस चीज़ को प्रोत्साहित करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है संभावनाएं हैं कृषि में, चूँकि हमारा राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। हमारे कृषक बंधु जब इस तरह का कार्य करेंगे तभी हमारा राज्य जो है सही में आगे बढ़ पाएगा। तो हम यहाँ के किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि आपको मैं जितना चीज़ बताया हूँ उस पर आप ध्यान देंगे, केमिकल का कम यूज करें और जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग आप कर सकते हैं, दूध के क्षेत्र में हो, मछली के क्षेत्र में हो, फल के क्षेत्र में हो, सब्जी के क्षेत्र में हो, वो करें ही। अगर संभव है तो आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे तो कम से कम 3 टाइम्स आपका जितना इनकम आप ले रहे होंगे कम से कम 3 टाइम्स तो बढ़ना है। 2 टाइम्स की बात तो छोड़ दीजिए। आप सपोज कीजिए आपको 2 एकड़ ज़मीन है, आप 1 एकड़ में आप पोखर खुदवा लें, 1 एकड़ खाली रखें अपना, उसमें कुछ सब्जी लगाएं, कुछ धान गेहूँ मक्का खाने के लिए लगाएं और 1 एकड़ का पोखर जो आप खुदवाए हैं उसके पोखर का जो चारों तरफ का महार होता है उसमें 1 या 2 तरफ का भी आप थोड़ा सा चौड़ा बनाएं और उसी पर कुछ मुर्गी पालन करें, मशरूम हट बना लें एक, और दूध उत्पादन करें, मुर्गी पालन करें, बत्तख रख लें। बत्तख भी पानी, चूँकि बत्तख में हम सब जानते हैं कि बत्तख का पालन करने से उसका भी मार्केट में अंडे का डिमांड होता है, बत्तख का डिमांड होता है और वो बत्तख जब पानी में चलता है तो मछली के ग्रोथ को भी बढ़ाता है। अब किस तरह से बढ़ाता है, तो जब वो चलता है पानी में तो मछली जो है डर से भागती है। जितना मछली तेज़ी से दौड़ेगी पानी में इधर से उधर, उसका ग्रोथ उसी हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ता है। तो इस तरह से सब साइंटिफिकली कोरिलेटेड है सब एक दूसरे से, और इस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, उससे अच्छी इनकम होती है। और इस तरह से किसान भाइयों को अंतिम में हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप हमारे कृषि विभाग की ओर से जितनी भी चलाई जा रही हैं योजना, आप उसका लाभ लें। अगर आपको कहीं से किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मेरा फ़ोन नंबर 9431818736 94 31 81 87 36 पर आप हमसे डायरेक्ट भी बात करके मिल सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे कार्यालय में आके मिलें या फिर हमारे जो संबंधित पदाधिकारी हैं उद्यान के या पौधा संरक्षण या फिर आत्मा के, आप उनसे पर्सनली भी कांटेक्ट करके ट्रेनिंग इत्यादि ले सकते हैं। और एक बार मैं फिर से कृषि विभाग और जिला प्रशासन नवादा की ओर से आप सबों को धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामना, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।